नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। समझदारी। सारा काम अकेले क्यों कर रही हो तुम? अपनी सास को थोड़ी मदद ले लो ना। सुरेश ने कहा तो लगा कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ सा रख दिया हो। इतनी तो आदत ही है कि पहले सबके सामने खूब काम करने का बहाना करेंगी, सबसे तारीफ बटोरेंगी और उसके बाद बीमार होने का नाटक करके सबसे सहानुभूति लेंगी। इसके तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। ऐसा नहीं है माँ, सच में बहुत थक जाती है। उन्हें इतना काम करने की आदत नहीं है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही वो इतना काम करती है। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सहानुभूति या प्रशंसा पाने के लिए काम करती है, सुरेश ने दबे स्वर में समझाया। और इधर भैया भाभी के कमरे से आती हुई आवाज से शिल्पा के कदम पलाश को रुक गए। वह सुबह जल्दी उठकर माँ के लिए मसाले वाली चाय बनाकर ले जा रही थी। उनका तो मन किया कि अभी जाकर उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाए, पर अभी सुबह सुबह वह कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती थी। इसलिए बड़े ही एहतियात से बिना चप्पल की आवाज किए वह सुधा जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शिल्पा जब माँ के कमरे में आई तो माँ उठ चुकी थी और फ्रेश भी हो चुकी थी। पहले का अवसर होता तो सुधा जी बिना नहाए और ठाकुर जी की पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं धरती थी, पर अब बीमार शरीर इतना लाचार होता जा रहा था कि सारे नियम व्रत उपवास को किनारा करना पड़ रहा था। लो माँ, आपके लिए गरम गरम चाय। माँ होले से मुस्कुराई, पर उनकी निस्तेज चेहरे और गले की उभरी नसों को देखकर उनकी कमजोरी और हालात का पता आसानी से लगाया जा सकता था। शिल्पा के सामने एक बार की माँ का वो दबदबा रूप सामने आ गया। कितना अच्छा स्वास्थ्य हुआ करता था माँ, और अब कैसी हड्डियों का ढांचा बनती जा रही है। मुश्किल से उम्र के 7वें दशक के प्रवेश किया होगा सुधा जी ने, पर अभी उन्हें देखकर वह महीने की बीमार लग रही थी। जब माँ चाय पीते हुए एक बार कमर सहलाते हुए कहारने लगी, तब अनायास की शिल्पा के मुंह से निकल गया, मैं तो पहले ही कहती थी कि ज्यादा काम मत करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी लाडली बेटी के मुंह से डांट को बोल सुनकर जहाँ एक तरफ सुधा जी को यह एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी उनको कितना प्यार करती है, वहीं उन्हें इस बात का भी बड़ा मलाल था कि उनको यह काम मजबूरी में करना पड़ रहा था और उनकी बहू को उनके हालात की किंचित भी परवाह नहीं थी। पर प्रकट में सुधा की शिल्पा से बोली, क्या करूं, अगर काम नहीं करूंगी तो सब कहेंगे कि यह सब बूढ़ी हो गई है। अब यह किसी काम की नहीं रही और मेरे बीमार रहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, और ऐसा कौन कहेगा, जरा मैं भी तो सुनूं, शिल्पा ने पूछा तो सुधा जी ने मौन साध लिया। दरअसल शिल्पा शादी के बाद यह तीसरी बार मायके आई थी और हर बार अपनी माँ को पहले से कमजोर ही देखती जा रही थी। उल्टा उनके तो सोचा था कि भैया की शादी के बाद थोड़ा आराम मिलेगा। संजोग कुछ ऐसा हुआ कि शिल्पा की शादी के ठीक 1 महीने बाद ही उसके भैया सुरेश की भी शादी कर दी गई। वैसे सुधा जी दोनों बच्चों की शादी कराकर एक तरह से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शिल्पा की शादी तो उनके पिताजी की तय करके गए थे। हाँ, सुरेश ने अपनी पसंद की लड़की अंतिमा से शादी करने की जिद की थी, जो उसी के ऑफिस में काम करती थी। एक ही शहर में होने की वजह से उनका मिलना जुलना जब ज्यादा बढ़ गया तो लगा सुधा जी को कि अब दोनों की शादी जल्दी से करा देना ही ठीक है। वैसे तो अंतिमा अच्छी थी, पर घर का काम करने में बड़ा कतराती थी और सास के किए गए काम का मोल समझने की वजह उसे ग्राटेड लेती थी। शिल्पा की सहेली शिविका उसके मायके घर के पास ही रहती थी। उसी ने उसे बताया था कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से बहुत काम कराती है और अक्सर सुधा भी बीमार रहती है। अब जब शिल्पा मायके आती तो ज्यादातर काम अंतिमा को ही करते देखती। तब उसे भी भाभी और भैया की बात सच लगती थी कि वह दोनों सुधा को ज्यादा काम नहीं करने देती और माँ अपनी मर्जी से खुद व्यस्त रहने के लिए ही काम करती है। पर जब शिविका के फिर से वही बात दोहराते हुए कहा कि इधर कुछ दिनों हुए आंटी दिखाई नहीं दे रही और बाग पर भी नहीं आ रही, लगता है बीमार है, तब शिल्पा को माँ की बहुत चिंता हुई। इधर एक तो फोन पर माँ की आवाज पे थकावट साफ झलक रही थी, दूसरी शिविका ने बातों बातों में शिल्पा को फिर से बताया कि सुधा जी का काम इतना बढ़ गया है कि अब वह सुबह से सैर को भी नहीं आ पाती। तब शिल्पा को लगा कि शिवा की सही कह रही है। वैसे तो शिल्पा जब भी
सुधा जी से पूछती कि माँ सच बताओ, भैया भाभी आपके साथ माफिक व्यवहार कर रहे हैं या नहीं। तब तो माँ हमेशा टल जाती थी। इसलिए इस बार शिल्पा ने बिना फोन किए आना उचित समझा और अचानक शनिवार को सुबह सुबह मायके आ धमकी। चुपके से आई तो देखती क्या कि भाभी अभी तक सो रही हैं और भैया दूध लाने गए हैं। उतनी सुबह माँ रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी से पहले रसोई में साफ सफाई कर रही थी और माँ को सर्दी भी हो रही थी। दिसंबर की कड़ाकेदार ठंड में उन अपने आप को शाल में लपेटकर जिस तरह से माँ किचन में काम कर रही थी, शिल्पा को वह देखकर बहुत ही दया आ गई। शिल्पा को याद आ गया जब पापा जीवित थे तब उन्होंने माँ को कभी भी सुबह सुबह रसोई में इस तरह काम करने नहीं दिया। हमेशा घर में जो भी काम वाली रखी जाती उसके साथ यह शर्त होती कि वह सुबह जल्दी उठकर आएगी और सबसे पहले किचन साफ करेगी। पर लगता है भाभी को सुबह देर से उठने की आदत थी, इसलिए काम वाली को भी देर से ही आने के लिए बोल रखा था और माँ को सुबह सुबह चाय पीने की आदत ठहरी। आज सुबह माँ को किचन में चाय के लिए सॉसपैन और कुछ झूठे बर्तन धोने के देख रहे शिल्पा का कले मुंह को आ गया। उसके मुंह से आहट निकला, यह क्या कर रही हो माँ? शिल्पा की आवाज इतनी तेज थी कि माँ के हाथ से भगोना गिर पड़ा और वह विम बार लगे हाथ से भी बर्तन उठाने लगी। फिर उसको स्मरण हो गया कि अरे यह तो शिल्पा की आवाज है। फिर हाथ धोकर बोली, अरे बेटा इतनी सुबह सुबह कैसे? इस बार तो तुम्हारा कोई फोन भी नहीं आया। कहकर उन्होंने जब शिल्पा को गले लगाया तो उसके बदन बिल्कुल गर्म था, जैसे कि बुखार हो। शिल्पा कुछ कहने ही वाली थी कि उसने पहले ही ऊपर से भाभी अपने कप्तान की डोरी बांधते हुए नीचे उतरी और शिल्पा को देखते हुए नकली खुशी दिखाते हुए बोली, अरे शिल्पा जी आप कब आए? अरे माँ जी आप किचन में क्या कर रही हो? थोड़ी देर में तो मैं चाय बनाने ही वाली थी ना। फिर शिल्पा की तरफ मुखातिब होकर बोली, क्या बताऊं शिल्पा जी मैं भी अम्मा जी को कितना मना करती हूँ पर वह सुबह सुबह रसोई में पहुँच जाती हैं। पर तब तक शिल्पा बहुत कुछ समझ चुकी थी और जो नहीं समझती थी वह माँ की दबदबाई आंखों और थरथराते होठों ने बता दिया था कि इतनी ठंड में भी उन्हें इतना काम करना पड़ रहा है। शिल्पा उस वक्त सामने से तो कुछ नहीं बोली। शिल्पा ने ना तो अपनी भाभी को अंतिमा से लड़ाई की और ना ही माँ के साथ बैठकर चुगली की, बल्कि समस्या का बड़ा ही प्रैक्टिकल हल ढूंढ लिया जिसको कोई भी ऐतराज नहीं हुआ। अगले 2 दिन तक उसने 2-3 काम वालियों से बात की और फिर एक शाम भाभी भैया और माँ के साथ खुलकर इस बारे में बात की। भैया भाभी मैं सोच रही थी क्योंकि माँ को सुबह जल्दी उठने की और से बोलते ही चाय पीने की आदत है और अब इस उम्र में ठंड में सुबह उठकर चाय बनाना उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, इसलिए काम वाली ऐसी रखी जाए जो कि सुबह तड़के माँ की चाय बनाकर चली जाए और दोबारा आकर नाश्ता खाना वगैरह बनाए, जिससे किसी की नींद भी खलल नहीं पड़ेगी और माँ को सुबह सुबह गरम गरम चाय भी मिल जाएगी। तब अंतिमा ने आगे बढ़कर यह कहा कि अच्छी बात है जीजी, क्योंकि यह सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे दिन भर ऑफिस में भी नींद आती रहती है, क्योंकि मैं रात देर तक काम करती हूँ। मेरे ऑफिस का टाइम से 10:30 बजे है, इसलिए मैं अक्सर 7:30 बजे 8 बजे तक सोकर अपनी नींद पूरी करती हूँ। अगर सुबह सुबह कोई काम वाली अम्मा चाय बनाकर दे जाए तो मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी और अम्मा जी को भी चाय मिल जाएगी और उन्हें सुबह उठकर अपने लिए और सबके लिए चाय भी नहीं बनानी पड़ेगी। शिल्पा ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो भाभी, एक काम वाली ढूंढनी पड़ेगी जो सुबह आने को तैयार हो गई। वह सबसे पहले माँ को 1 कप चाय बनाकर देगी, बाद में किचन सफाई और बाकी का काम करेगी, दोबारा 8 बजे फिर आकर घर में बाकी का काम कर जाएगी। अभी वाली काम वाली से थोड़े ज्यादा पैसे तो लगेंगे, पर मैंने हिदायत के साथ रखा गया, उसे साफ साफ कह दिया कि इस ठंड में माँ को पानी छूने वाला कोई काम नहीं करने देना। अब आप लोग भी उससे मिलकर आगे उसकी तनख्वाह वगैरह की बात कर लीजिए। और भाभी आप यह मत समझना कि मैं आगे बढ़कर आपके गृहस्थी में घुसपैठ कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है कि एक बेटी होने के नाते मैं अपनी माँ की परेशानी अच्छी तरह समझ रही हूँ, इसलिए उनकी सेहत और सहूलियत को देखते हुए यह बदलाव करने की सोच रही हूँ। बाकी आप लोग की राय भी बहुत मायने रखती है। आपके मन में कोई भी उपाय हो तो खुलकर बता सकते हैं।
शिल्पा के ऐसा कहने पर मन ही मन अंतिमा को पहली गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सास को माँ के बराबर बिल्कुल नहीं समझा था। नरेश भी शिल्पा के इस कदम से सहज मुस्कुरा कर कह रहा था कि माँ की तबीयत में दिन प्रतिदिन गिरावट से वह भी बहुत परेशान था। आज शिल्पा ने बेहद प्रैक्टिकल समाधान दे दिया था, पर अंतिमा के मन में एक बात फांस की तरह चुभ रही थी। तो उसने शिल्पा से पूछ लिया, और सब चीज तो ठीक है शिल्पा जी, लेकिन आपने यह क्यों कहा कि आप ही अपनी माँ की देखभाल कर सकती हो? क्या मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती? अरे भाभी, आप इस बात को इतना दिल पर मत लीजिए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था कि आप कभी कभी आए हैं। आपको माँ की आदतों के बारे में जानने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं बेटी हूँ तो बचपन से उनको और उनके आरोपों को अच्छी तरह समझती हूँ। कुछ सालों बाद तो आप मुझसे भी ज्यादा माँ को जानने लगेंगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। जिस तरह शिल्पा ने समझदारी से बात को संभाला था, अंतिमा और तकलीफ भी नहीं होने दी, और काबिले तारीफ है। शिल्पा ने अंतिमा को सीधे सीधे कह दिया, भाभी अगर आप सुबह उठ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर माँ की उम्र हो गई है, इस उम्र में उनसे काम कराना सही नहीं है। यह सब काम वाली कर दिया करेगी, लेकिन माँ को तंग ना करें। शिल्पा की बातों में दम था, सो अंतिमा टालती कैसी, पर फिर भी अपनी सफाई में बोली, माँ को हम किसी काम के लिए नहीं बोलते, बस उनको ही शौक है घर का काम करने का। और भाभी इतना याद रखिए कि माँ का यह स्वभाव नहीं था कि दिखावे या प्रशंसा के लिए काम करे या बीमार होने का नाटक करे। वह तो शिल्पा जी ऐसा वह क्यों करेगी भला? तो आप तो उस दिन भैया को कह रही थी कि वह सबके सामने बोलिए, यूं पीठ पीछे माँ की शिकायत करके भैया को मत भड़काइए। बोलते हुए शिल्पा की आवाज नरम थी। जब उसने भाभी की आंखों में शर्मिंदगी का भाव देखा तो माहौल को हल्का बनाने के लिए मुस्कुराकर बोली, जो बोला जाए सामने बोला जाए, कम से कम सास बहू की लड़ाई तो देखने को मिलेगी। यूं शीत युद्ध से क्या हासिल होने वाला है? शिल्पा की इस बात पर वह हंस पड़ी। अगले दिन नई काम वाली भी नूही का शिल्पा ने अच्छी तरह समझा दिया कि किस तरह से सुबह साफ सफाई से चाय बनाकर 2 मीठे और 2 नमकीन बिस्किट के साथ माँ को देनी है, जैसे शिल्पा आज तक अपने पापा को देती आई थी, कि वह कैसे माँ को राजरानी की तरह ट्रीट करती है। घर में सुबह सुबह काम वाली के आने से अब सुधा जी को बहुत आराम रहने लगा। शिल्पा की समझदारी के बिना झगड़ा किए, बिना बात बढ़ाए समस्या का समाधान भी हो गया, और सुधा की भी तबीयत भी ठीक रहने लगी और घर में खुशहाली भी बनी रही। अब घर में जिस किसी को भी कोई बात करनी होती वह मुंह पर ही कहता और खुलकर कहते। रिश्ते ऐसे ही होते फूलते फलते हैं। अब ननंद भाभी में एक अंडरस्टैंडिंग वाली रिश्ता पनप रहा था और घर का माहौल भी बेहतर हो चला था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगली स्टोरी में। जब तक के लिए धन्यवाद।